हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जैसा कि हमने सभी चार्टर एक्ट्स को समझा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को भी हम 6 मेन हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और कुछ और पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब पास हुआ तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर ज़रूर पड़ा होगा। और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बैकग्राउंड को। आपको पता ही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर होता है 1857 का रिवोल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1857 रिवोल्ट ने सब बदल के रख दिया और इस रिवोल्ट के रेस्पॉन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करके खुद ही इंडिया को डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया। तो 1858 में पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया में सही ढंग से रूल करने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चले आ रहे जो कुछ सरकारी ढांचे हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक के बाद एक 3 काउंसिल एक्ट्स पास किए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिप्लेस कर दिया। यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अब कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, जिसके पास एक 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी भी होती थी जो कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता था, इसीलिए इंडिया में वाइसरॉय जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। तो इससे रिलेटेड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किसी भी तरह के कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ग्रीन टिक दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 1853 में इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें 4 मेंबर्स थे, करेक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर वाइसरॉय को इंडिया का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यहाँ कोई चेंज हुआ? तो इसका आंसर ये होगा कि चेंज हुआ नहीं, बल्कि चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज तो ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स की संख्या थी उसको बढ़ाया गया। एक मेंबर ऐड हुआ यहाँ पर, यानी अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 5 मेंबर्स हो गए। इसके अलावा 1867 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, बट अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इन सभी मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो इसकी शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी। उस समय 5 मेंबर्स थे और 5 ही पोर्टफोलियोज थे। तो वो 5 पोर्टफोलियोज थे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। और इसके कुछ समय बाद यानी 1874 में एक नया पोर्टफोलियो ऐड किया गया जो था पब्लिक वर्क्स, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है विद द नेम ऑफ PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर और ऐड किया गया, यानी अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या बढ़कर हो गई थी 6। इसी के साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडिया में पहली बार ऑर्डिनेंसेस को इंट्रोड्यूस किया। वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ अर्जेंट मैटर्स में ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं। मतलब अगर वाइसरॉय को लगता है कि कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें बहुत जल्दी ही कोई लॉ बनाना है,
तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसेस में ना फंस के सिंपली एक लॉ को पास कर सकता है खुद से, बिना किसी की मंजूरी के। और ये लॉज बेसिकली टेम्प्रेरी लॉज की तरह काम करेंगे और 6 महीने तक वैलिड रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। आप देखो कि 1861 से अब 2020 चल रहा है और ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। और समय समय पे हमारे प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं, तो ये आज भी वैलिड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के चेंजेस तो हमने देख लिए। अब देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का क्या हाल है। देखो, चार्टर एक्ट 1853 में आपने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स और कमांडर इन चीफ के अलावा 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स हुआ करते थे। तो इस तरह 6 एग्जीक्यूटिव और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स यानी टोटल 12 मेंबर्स मिलकर लेजिस्लेटिव फंक्शंस किया करते थे। और ये काइंड ऑफ एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हुआ और वो ये कि गवर्नर जनरल की जगह अब वाइसरॉय को बैठा दिया गया। बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत ही मेजर चेंजेस किए। एक एक करके देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को 6 कर दिया गया था, करेक्ट। तो एक चेंज तो यही हो गया। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वाला जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर एडिशनल मेंबर्स लाए गए जिन्हें वाइसरॉय खुद नॉमिनेट करता था। और इन एडिशनल मेंबर्स में से कुछ ऑफिशियल्स मेंबर्स हुआ करते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मेंबर्स आप उनको बोल सकते हो जो कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज या फिर ब्रिटिश मिलिट्री सर्विसेज में काम कर रहे होते थे, जबकि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे, मतलब जो सिविल सर्विसेज या मिलिट्री सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी थी कि जो मेजॉरिटी है वो ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी और ये जो मेंबर्स हैं चाहे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, इनकी जो टर्म थी वो थी 2 साल। यानी अगर कोई भी नॉमिनेट होकर आता है तो 2 साल तक रहेगा। उसके बाद नए मेंबर्स नॉमिनेट होकर आएंगे और उनको भी वाइसरॉय ही नॉमिनेट करेगा ऑब्वियसली। और ये भी कहा गया कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनकी टोटल संख्या 6 से 12 के बीच हो सकती है, यानी मिनिमम 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम 12। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर बन सकते थे? तो इसका आंसर है जी नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउड नहीं थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, तो क्या इंडियंस को एडिशनल मेंबर्स बनना अलाउड था? हाँ, ये पॉसिबल था। इंडियंस जो हैं वो एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे। इनफैक्ट जो पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किया था। तो ये सारे लोग जो हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर, एडिशनल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वाइसरॉय, ये सब मिलाकर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के हिसाब से इंडियन लॉ मेकिंग मशीनरी के पार्ट थे। अगेन ये भी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करता था। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कहने के लिए ये बहुत बड़ा चेंज था, लेकिन फिर भी हमारे इतने बड़े देश के लिए सिर्फ ये 15-16 लोग लॉ बना रहे थे। और फिर ये 15-16 लोग कोई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, इन्हें तो वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया था। तो बेशक इनमें 3 इंडियंस थे, बट कहा जा सकता है कि ये भी वाइसरॉय के कुछ खास आदमी ही रहे होंगे। वैसे ये जो 3 नॉमिनेट होके आए थे ये वाकई में खास आदमी थे। ये 3 लोग थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल डिस्कशंस अलाउड नहीं थे। जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उसकी शुरुआत अभी तक 1861 काउंसिल एक्ट के हिसाब से नहीं हुई है और ना ही किसी एडिशनल मेंबर्स को किसी एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन पूछने का हक था। यानी एग्जीक्यूटिव्स अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्या कर रहे हैं इससे रिलेटेड एडिशनल मेंबर्स कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बहुत सारे चेंजेस हुए। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं। 1833 से पहले हमारे देश में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए लॉ वहाँ के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाते थे। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, यानी प्रोविंसेस के लिए भी सेंट्रल लेजिस्लेचर ही लॉ बनाने लगा। यानी चार्टर एक्ट 1833 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस से रिवाइव किया गया। तो अब मद्रास और बॉम्बे की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फिर से वहाँ के लिए लॉज बनाने लगी। इसी के साथ साथ कुछ और जगहों पर भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई, जैसे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। और हाँ, यहाँ पर भी हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में
वो एडिशनल मेंबर्स, ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स वाला कंसेप्ट रखा गया और मेंबर्स कितने होंगे वो हर जगह पे अलग अलग थे। उसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रेवेन्यू, अगर कोई भी बिल इन टॉपिक से रिलेटेड था तो उसे पास होने के लिए वाइसरॉय की मंजूरी ज़रूरी थी। वाइसरॉय की मंजूरी के बिना इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हो जाता था तो वो लॉ बन जाता था। बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर चाहे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा पास किए हुए किसी भी लॉ को रद्द कर सकता था। ये पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।